सुनहरी रोशनी चमकी और ये फैन की कलाई पर एक चांदी का कंगन दिखाई दिया। जियांग यांग ने उधर देखा। नाम फ्रीडम ब्रेसलेट। प्रकार प्रॉप्स। ग्रेड सी। कौशल स्वतंत्रता की हवा। कंगन पहनने से स्वतंत्रता की हवा आकर्षित होती है, जिससे थोड़े समय के लिए नियंत्रण की परवाह नहीं की जा सकती। क्या ये फैन के साथ इतनी अच्छी बात हो सकती है? जियांग यांग ने शिकायत किए बिना नहीं रह सकी कि विमान का बेटा पहले जैसा नहीं था। सांकाई बॉय पर नजर डालते ही पता चला कि अनगिनत लोग अभी भी बंदूकों से उस राक्षस पर हमला कर रहे थे। हमला होने पर सांकाई बॉय ने अभी अभी वह कंगन फेंक दिया था। कछुआ, क्या यह विमान की देखभाल बेटे के लिए है? कंगन उस पर क्यों नहीं गिरा? जियांग यांग ने मन ही मन दांत पीसते हुए ये फैन को अपने दिल में अहमियत देना शुरू कर दिया। विमान के बेटे की पहचान महज मजाक नहीं थी। अगर उसके पास अभी वह ब्रेसलेट नहीं होता तो ये फैन शायद अब तक लकवाग्रस्त हो चुका होता। इस तरह का अप्रत्याशित भाग्य सबसे ज्यादा डरावना होता है। सिस्टम, क्या विमान मुझ पर सीधा हमला करेगा? जियांग यांग थोड़ी डरी हुई थी। ये फैन के हाथ में कंगन का गिरना निश्चित रूप से कोई सहयोग नहीं था। यह तो नायक की किस्मत ही होगी। अगर ऐसा है तो स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ काम करते हैं, ऐसे में हम कैसे लड़ सकते हैं? यदि विमान की इच्छा शक्ति बछड़े की अधिक मजबूती से रक्षा करती है तो क्या वह सीधे ही नष्ट हो जाएगा? प्लेन विल में आत्म जागरूकता नहीं होती, लेकिन यह निष्क्रिय रूप से प्लेन के बच्चे द्वारा किसी भाग्यशाली घटना को घटित करने की संभावना को थोड़ी मात्रा में बढ़ा देता है। क्या इस नीमा की संभावना कम है? जियांग यांग ने चाकू से ये फैन को दूर फेंक दिया, लेकिन कंगन उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके सारे मूल्य प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक थे, तो क्या वह इसे संभाल नहीं पाया? नॉकआउट होने के बावजूद ये फैन काफी उत्साहित था। हालांकि उसे ब्रेसलेट मिल गया, फिर भी वह जियांग यांग को हरा नहीं सका। अरे यार, तितली प्रभाव का नियम आखिर है क्या? कचरे से समृद्ध यह दूसरी पीढ़ी मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? ये फैन के मुंह के कोने से खून बह रहा था। शारीरिक चोट की तुलना में जियांग यांगजा द्वारा पहुंचाया गया मानसिक आघात कहीं अधिक भयावह था। तुम बर्बाद हो, जियांग यांग ने गुस्से से डांटते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि तांग या का शरीर बहुत नम है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ये फैन ने एक बार फिर अपना आपा खो दिया और पागलों की तरह जियांग यांग की ओर दौड़ा। फिर 10 मीटर से अधिक दूर उल्टा उड़ते हुए एक छोटे से स्टॉल को तोड़ दिया। ये फैन के उठने से पहले ही जियांग यांग फिर उसके पास आया और बोला, यह सिर्फ तांग या की बात नहीं है, ये किंगवेई की त्वचा तो मानो हीरे की तरह कोमल है। एक ही लात के जोरदार प्रहार से ये फैन दीवार से जा टकराया। तांग, हाँ, किंगवेई। ये फैन का सिर पिटाई से चकरा रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। तांग और ये किंगवेई के नामों का जिक्र होते ही वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 7 साल के हत्या के अनुभव ने उसे खुद को शांत करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वह जियांग यांग को बिल्कुल भी नहीं हरा सका। भाई, ये फैन। कियू चान ने ये किंगवेई को पकड़ रखा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये फैन ने जियांग यांग से क्यों लड़ाई की। स्पष्ट रूप से दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं था और पास ही खड़ी तांग या का चेहरा भी पीला पड़ गया। जियांग यांग और ये फैन के बीच लड़ाई बहुत भयंकर थी। ये किंगवेई के विपरीत तांग या को पता था कि जियांग यांग ने क्या किया था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि ये फैन को यह सब कैसे पता चला। अब तक तांग या समझ चुकी थी कि ये फैन के लिए उसे माफ करना असंभव था और वह केवल जियांग यांग का पीछा करते हुए अंधेरे में जाकर ही जीवित रहने की उम्मीद कर सकती थी। यह सोचते हुए तांग या ने अपना सिर झुकाया और ये किंगवेई की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या थी। वह समझ गई कि जियांग यांग ने उस समय ये फैन के पैसे क्यों खर्च किए थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसका उद्देश्य अपने लिए अवसर पैदा करना होना चाहिए। जियांग यांग का लक्ष्य ये किंगवेई है। यह जानते हुए भी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तांग या ने अपने दिल में दबी नाराजगी को काबू में रखा। वह एक समझदार महिला है, अन्यथा वह ये फैन से इतनी देर तक बिना चुंबन लिए बात नहीं करता। यह उसकी गलती नहीं है कि यह संपत्ति बिकने के लिए तैयार है, यह उसके भविष्य की योजना है। ये फैन की उसके प्रति जानलेवा मंशा ने तांग या के मन में ये फैन के प्रति मौजूद अपराध बोध को पल भर में काफी हद तक कम कर दिया। आखिरकार तांग या कोई पुनर्जन्म लेने वाली इंसान नहीं है और उसकी राय में वे कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते थे। अंत से पहले यह बहुत अतिवादी है। यह किसी जोड़े द्वारा धोखा देने का मामला नहीं है। दूसरी ओर कियूचान ने जियांग यांग और ये फैन की लड़ाई के दृश्य को तीव्र निगाहों से देखा और उसके दिल में थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। उनकी राय में ये फैन की हर हरकत बहुत ही नाजुक है और हर हरकत बिल्कुल सही है। यदि इसे चीनी मार्शल आर्ट में बदल दिया जाए तो ये फैन को मार्शल आर्ट के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल करने वाला माना जा सकता है, चाहे वह युद्ध कौशल हो या प्रतिक्रिया, वह उससे कमतर नहीं है। यह अफसोस की बात है कि जियांग यांग का सामना करना ही काफी नहीं है। इस समय कियूचान की नजरों में जियांग यांग एक विशालकाय डायनासोर की तरह है, चाहे ये फैन की चालें कितनी भी शानदार हो, चाहे वह उन्हें कितनी भी कुशलता से संभाले। जियांग यांग के सामने वे बिल्कुल बेकार है। तथाकथित एक शक्ति यही है जो सभी नियमों को तोड़ देती है। कियूचान भी इसी क्षेत्र में अपना लक्ष्य तलाश रही है, चाहे वह मार्शल आर्ट हो या विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशल, उन सभी का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को हराना है। प्रलय आने से पहले कुछ लोग ऐसे थे जो दिखावटी मार्शल आर्ट में माहिर थे, लेकिन कियूचान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। जब मार्शल आर्ट ने अपनी युद्ध क्षमता खो दी तो उनका कोई मूल्य नहीं रह गया। अपने प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करना शानदार कौशल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि जियांग यांग की युद्ध शैली सुंदर नहीं है, देखने में आकर्षक नहीं है और यहाँ तक कि कुछ तलवारबाजी भी सही तरीके से नहीं होती है, जिससे कुछ शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो जाती है। मगर इससे क्या, एक ही शक्ति से 10,000 चालों को तोड़ दो, तुम सारी चालें चल लो और मैं खुद उन्हें तोड़ दूंगा। हालांकि जियांग यांग ने ये फैन को लड़ने के लिए उकसाया, फिर भी वह हैरान रह गया। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में 7 साल के युद्ध अनुभव के साथ भले ही ये फैन उसे हरा न सके, वह इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ना नामुमकिन था, मानो उस पर चिकनाई वाला तेल लगा दिया गया हो। बाद में हालात बदल गए और जियांग यांग भी थोड़ा चिंतित हो गया। वह ये फैन को बुरी तरह पीटकर लकवाग्रस्त करने के लिए बेचैन था, लेकिन विमान की सुरक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही कैसे हो सकता है?
कुछ ही दूरी पर गोलियों की आवाज अचानक तेज हो गई और जियांग यांग थोड़ा विचलित सा लग रहा था। सांकाई नामक लड़के के सिर पर प्रगति का निशान पूरा भर चुका था और वह हिंसक हो उठा। खजाने से भरे थैले को हथियार बनाकर उसने अंधाधुंध वार से 4-5 लोगों को मार डाला। पुलिस स्टेशन में चेन के का चेहरा विकृत था और उसके हाथ में एक हथियार था जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यह एक दस्ताना है और उसे अभी तक यह समझ नहीं आया है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। धिक्कार है, वह राक्षस पागल क्यों हो गया। चेन के ने अपने द्वारा भेजे गए लोगों को देखा और वे कुछ ही मुठभेड़ों के बाद लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। मोली पुलिस स्टेशन के एक कोने में छिप गया था और संयोगवश उसे युद्ध का दृश्य दिखाई दिया और राक्षसों को घेरने के कारण मरने वालों की आंखों में एक असहनीय भाव था। फिर उसने जटिल भावों के साथ जियांग यांग की ओर देखा। और कौन बाहर जाना चाहता है? चेन के ने पीछे मुड़कर देखा तो 40 से अधिक लोगों में से केवल 1 दर्जन या उससे कुछ अधिक लोग ही बचे थे और वे सभी इस समय सहमे हुए थे। वे चेन के कर्मचारी थे, गुलाम नहीं। उन लोगों को पहले लगता था कि बंदूक होने से वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह राक्षस अचानक दंगा करेगा और हत्याएं शुरू कर देगा। किसी के न आने पर चेन के का चेहरा बदल गया। वह समझ गया कि इन लोगों के दिलों में उसकी स्थिति डगमगाने लगी है। जो भी बाहर जाने को तैयार हो, मेरे पक्ष से किसी के आने का इंतजार करो और तुम्हें बहुत सारे इनाम मिलेंगे। चेन के ने गंभीरता से वादा किया। उसे अपने परिवार में चल रही घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इससे उसकी पेंटिंग में कोई देरी नहीं होगी। बात बस इतनी सी है कि ये कर्मचारी अपनी रोटी से उब चुके हैं। श्रीमान चेन, आप स्वयं ऊपर क्यों नहीं चले जाते? यह कब की बात है? क्या आपका परिवार अभी भी मौजूद है? आप ऊपर क्यों नहीं जाते और जब आप वापस आएंगे तो हम आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। तुम अब भी बड़े बड़े केक कब से बना रहे हो? हालात धीरे धीरे बेकाबू हो गए। चेन के ने भौहें चढ़ाई और फिर मोली की ओर देखा जो उस जियांग यांग को घूर रही थी और चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी। और पैसे बिखेरने वाला लड़का ठीक उसी समय जियांग यांग से टकरा गया था। बच्चे से भरा बैग जियांग यांग के शरीर पर फेंका गया जिससे वह हवा में उछल गया। सौभाग्य से नुकसान की भरपाई के लिए सिस्टम द्वारा चेन मेल और काले सोने की प्राचीन तलवारें पुरस्कार के रूप में दी जाती हैं। कैके बॉय के हस्तक्षेप से पास ही में मौजूद ये फैन ने राहत की सांस ली और उसने भयंकर भाव से जियांग यांग की ओर देखा। भगवान मेरी भी मदद करे। ये फैन बहुत उत्साहित था। अभी अभी पैसे लुटाने वाला लड़का उनकी ओर दौड़ा। वह स्पष्ट रूप से हिंसक था। वह करीब आया लेकिन जियांग यांग पर हमला कर दिया। क्या यह किस्मत है? ये फैन को पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इस समय भगवान उसकी मदद कर रहे हैं। यह सोचकर ये फैन और भी उत्साहित हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर उस जियांग यांग की ओर दौड़ लगाई जो अभी तक उठा नहीं था और तलवार के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया। क्या तुम सच में खुद को एक किरदार समझते हो? जियांग यांग ने तलवार की धार को एक हाथ से पकड़ रखा था। प्राचीन काले सोने के चाकू के वार से जियांग यांग के हाथ को चोट तो नहीं लगी, लेकिन नुकसान कुछ देर के लिए टल गया। ये फैन अभी तक काले सोने के प्राचीन चाकू की ऊपरी सीमा को पार नहीं कर पाया है। बगल में खड़ा पैसे बिखेरता हुआ लड़का अपना थैला फेंककर फिर से जियांग यांग के शरीर पर दे मारा, जिससे काले सोने के रंग की प्राचीन छुरी को भी नुकसान पहुंचा। भाई जियांग, ये फैन और सांकाई बॉय द्वारा जियांग यांग को घेरते देख ये किंग वेई खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, जियांग यांग के शरीर पर एक हरी रोशनी चमकी, जिससे जियांग यांग को काले सोने की प्राचीन तलवार से हुए नुकसान की भरपाई हो गई और उसे अपनी शक्ति वापस मिल गई। यह देखकर ये फैन को अंकों का करारा झटका लगा। वह इस हरी रोशनी से बहुत अच्छी तरह परिचित था। यह किंग वेई की क्षमता थी। बस फर्क इतना है कि यह क्षमता उसे नहीं बल्कि जियांग यांग को मिली। हालांकि हरी रोशनी जियांग यांग के शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन ये फैन को महसूस हुआ कि उसके सिर पर भी हरी रोशनी का कोई असर नहीं हुआ। भाई ये फैन, तुमने भाई जियांग पर हमला क्यों किया? ये किंग वेई तेजी से बाहर निकली, लेकिन कियू चान ने उसे एक हाथ से रोक लिया। यहाँ इंतजार करें, कियू चान ने ठंडे लहजे में कहा। ये किंग वेई उसकी कठोर आभा से एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जैसे ही ये फैन अपशब्द कहने ही वाली थी, उसने देखा कि एक महिला बड़ी खूबसूरती से चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रही है। क्या वह पिछले जन्म की महिला तलवारबाज थी? ये फैन ने कियू चान का नाम पहले भी सुना था और उस समय दूसरे पक्ष को देखकर उसकी निगाहें भी तन गई थी। यह पिछले जन्म में एक अद्वितीय शक्ति का धनी था, लेकिन वह दूसरे पक्ष से क्यों भिड़ गया? यह एक समस्या है। पिछले जन्म में महिला तलवारबाज संत एक अकेली योद्धा थी जो प्रलय के दौरान अपनी अतुलनीय शक्ति के बल पर अगल बगल चलती थी। परिवार वाले उन ताकतवर पुरुषों के विपरीत इस तरह का अकेला योद्धा जो चाहे कर सकता है और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। आइए इस बारे में बात न करें कि कियू चान की ताकत उसे कितनी बार हरा सकती है। अकेले प्रतिद्वंद्वी का अकेले योद्धा होना ही कई लोगों को रोकने के लिए काफी है। द लोन रेंजर हर जगह अपना घर बना लेता है, लेकिन बाकी बचे हुए लोग अलग हैं। कोई भी कियू चान को उकसाने की हिम्मत नहीं करता। यदि तुम भाग जाओगे तो भिक्षु मंदिर से नहीं भाग पाएगा। चूंकि अब मेरा सामना दूसरे पक्ष से हो रहा है, तो क्यों न सीधे हमला करके पिछले जन्म के इस अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला जाए। यह सोचकर ये फैन ने भविष्य के उस अद्वितीय महाशक्तिशाली खिलाड़ी को खत्म करने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए, जो कि एक असाधारण उपलब्धि है। वह पहले से ही प्रथम स्तर का पेशेवर योद्धा है, जिसे पिछले 7 वर्षों से लड़ाई का अनुभव है। शांति काल में मार्शल आर्ट के उस धुरंधर के खिलाफ उसका पलड़ा 1.5 बजे से नहीं झुकेगा। कियू चान को भी लगा कि यह मामला पेचीदा है। उसकी नजर में ये फैन में कई खामियां थी, लेकिन वह इन खामियों को दूर नहीं कर पा रही थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जियांग यांग ने कियू चान की ओर देखा। उसके काले सोने के प्राचीन चाकू पर हल्की सी चमक दिखाई दी और वह थोड़ा गुस्से में था। जब कोई प्रशिक्षु अपने गुरु को पिटते हुए देखता है तो वह उसकी मदद कैसे नहीं कर सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको अभी भी पिटने की आदत हो? कियू चान खिलखिलाकर हंसा और फिर ये फैन ने तांग दाव को उठा लिया और चौड़ी तलवार की धार सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी सी है कि कियू चान को मृत्यु संकट का कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जियांग यांग ने पहल की थी। जियांग यांग के शॉट को वास्तव में महसूस करके ही वह उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता है।
बर्फीली नीली ज्वाला भड़क उठी और सांकाई लड़के के शरीर पर जलने लगी। हालांकि जलने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन सांकाई लड़के के शरीर पर अनगिनत बर्फ के टुकड़े जम गए। आसपास का तापमान कुछ डिग्री गिर गया और हवा में बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देने लगे। फिर उस काले सुनहरे प्राचीन चाकू पर एक हल्की सी रोशनी चमकी और चाकू की काली और बैंगनी रोशनी लगभग 10 मीटर तक फैल गई। इस तलवार की रोशनी के सामने सांकाई लड़के में लगभग कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। वह बिल्कुल एक टोफू की तरह था जिसे तलवार की रोशनी ने सीधे छेद दिया था। इसके तुरंत बाद काले और बैंगनी रंग की तलवार की रोशनी ये फैन की ओर बढ़ती चली गई। चौड़ी तलवार आसानी से कट गई और ये फैन ने बचाव करते हुए एक कदम आगे बढ़कर शव के अलग होने से खुद को बचा लिया। हथियार चलाने का कौशल, प्रॉप स्किल्स। ये फैन ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और कटी हुई तलवार को हाथ में पकड़े हुए चला गया। पिछले 7 वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर वह एक नजर में बता सकता है कि यह एक हथियार चलाने का कौशल है। इस स्तर पर हथियार चलाने का कौशल होना लगभग अजेयता के बराबर है। अभी अभी ये फैन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वह तलवार की रोशनी को रोक नहीं सकता और वह इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। और उसने बस एक बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे एक ऐसे लड़के से खजाना मिला जो धन बांटता था और जियांग यांग के पास भी एक खजाना था जो उसे महिला तलवारबाज द्वारा दिया गया बाजूबंद था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस लॉ के कारण आसपास का तापमान अचानक गिर गया वह उस सुरक्षा कवचधारी की कुशलता का परिणाम है। हथियारों का कौशल, सहायक उपकरणों का कौशल, पिछली आभा और उसके शरीर में असामान्यताएं। जियांग यांग के साथ क्या हुआ? उसके पिछले जीवन में उसके पास ये सब नहीं था। एक और मनहूस तितली प्रभाव। इस समय ये फैन के मन में जीवन को लेकर कुछ संदेह है, चाहे यह तितली प्रभाव हो या पुनर्जन्म की कीमत। जियांग यांग क्यों? 36 सीधापन ही सबसे अच्छी रणनीति है। एक नायक को तत्काल नुकसान नहीं होगा और पुनर्जन्म लेने वाला झुक और फैल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ये फैन तुरंत पीछे हट गया। वह जियांग यांग को मारना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। जाना चाहते हो तो पहले अपना एक पैर उतार दो। जियांग यांग ने अपनी छुरी घुमाई और ठीक उसी क्षण सांकाई लड़के के खजाने से भरा थैला अचानक उस पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में ये फैन कुछ ही दूरी पर गायब हो गई। इस आदमी की किस्मत कितनी अच्छी है। कियू चान ने भौहें चढ़ाई। वह किनारे से देख रही थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये फैन को इस लड़ाई में बहुत भाग्य मिला है। विमान के पुत्र, क्या तुम बदकिस्मत हो सकते हो? जियांग यांग ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा। ये फैन भाग गया और भविष्य में उसे पकड़ने का अभी भी मौका है। लेकिन जियांग यांग थोड़ा असंतुष्ट था कि वह प्रतिद्वंद्वी के पैर पर वार नहीं कर सका। इस लड़ाई में वह विमान की इच्छा से अपने बेटे की रक्षा होते हुए देख सकता था। ये फैन पर जो कंगन अचानक गिरा वह अभी भी छूट सकता था। धन फैलाने वाले लड़के का हमला और अंत में बैग का अवरोध। विमान की प्राथमिकता सामान्य नहीं है। जियांग यांग ने अपने ऊपर गिरे बैग को उठाया। सांकाई बॉय के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसका शरीर प्रकाश में परिवर्तित होकर गायब हो गया और बैग भी धीरे धीरे गायब होता हुआ प्रतीत हुआ। बस इतना हुआ कि अंदर कुछ सुनहरे प्रकाश के गुच्छे दिखाई दिए। नाम, सुनहरा लबादा। प्रकार, कवच। ग्रेड, सी। कौशल 1, सुनहरा कदम। पहनने वाला सबसे अच्छा पैर जमाने का स्थान देख सकता है। 2, क्षति प्रतिफल। क्षति के एक हिस्से को अवशोषित करना और वापस लौटना। अध्याय 43 समसामयिक घटनाओं का जानकार व्यक्ति जुंजी है। वास्तव में 2 कौशल हैं, लेकिन वे दोनों निष्क्रिय हैं। जियांग यांग ने अपने हाथ में मौजूद लबादे को हैरानी से देखा और फिर अंदर रखी अन्य वस्तुओं पर नजर डाली। पागल आदमी का अंधा बक्सा, अदृश्य खंजर, सहायक युद्ध ध्वज। यह सब बढ़िया है। मूल पुस्तक में ये फैन को इतने सारे खजाने नहीं मिले थे, है ना? जियांग यांग को जहां तक याद है उनमें से 2 या 3 मिले थे। उसके पास अभी 4 टुकड़े हैं और अगर चेन के हाथ में मौजूद दस्ताने को भी जोड़ दिया जाए तो कुल 5 टुकड़े हो जाएंगे। जियांग यांग ने पुलिस स्टेशन की ओर देखा। आधे से ज्यादा लोग पहले ही मर चुके थे। अगर उसके पास बंदूक ना होती तो जियांग यांग अब तक लोगों को मारना, खजाने और सुंदरियों को लूटना शुरू कर देता। भाई, क्या तुम ठीक हो? ये किंगवेई तेजी से दौड़ती हुई आई। उसकी चमकती आंखें आंसुओं से भरी थी। उसका सुंदर चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। उसने जियांग यांग को ऊपर से नीचे तक देखा और जटिल भावनाओं के साथ उस दिशा की ओर एक नजर डाली जहां से ये फैन भाग रहा था। मैं ठीक हूँ, मैं ये फैन के साथ इसका ख्याल रख लूंगा। जियांग यांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे से ये किंगवेई के सिर पर थपथपाया। ये फैन के मामले के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में कहें तो परिणाम प्राप्त हो चुका है। ये फैन ने बिना किसी कारण के जियांग यांग पर हमला कर दिया। कारण महत्वपूर्ण नहीं है, प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। खैर, उसने अपने पुनर्जन्म के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की और कोई उस पर विश्वास भी नहीं करेगा। ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किंगवेई ने अपने दिल में ये फैन के साथ एक दूरी बना ली है और यही जियांग यांग चाहती है। न केवल ये किंगवेई बल्कि उस समय टीम के बाकी सदस्यों को भी ये फैन एक पागल व्यक्ति जैसा लग रहा था। तांगिया का चेहरा भावहीन था, मानो वह अभी भी उस भारी मात्रा में जानकारी को पचा रही हो जो उसे अभी अभी मिली थी। जियांग यांग को इस महिला की थोड़ी बहुत प्रशंसा थी। वित्त की पढ़ाई करना गलत फैसला था, उसे अभिनेत्री बनना चाहिए था। शुरू में वह तांगिया नाम की एक महिला से थोड़ा घृणा करता था जो बिकने के लिए तैयार थी, लेकिन अब जियांग यांग का तांगिया के प्रति नजरिया भी बदल गया है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पहले क्या हुआ था, दूसरा पक्ष कैसा भी हो, क्या उसने हरी चाय नहीं पी थी। मुख्य बात यह है कि उसमें वफादारी की भावना बहुत प्रबल है। यह कहने के बजाय कि जियांग यांग तांगिया को अपनी पत्नी मानता है, यह कहना बेहतर होगा कि वह एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है। जियांग यांग ने तांगिया के शरीर का अवलोकन किया। आध्यात्मिक निष्ठा को छोड़कर बाकी सब कुछ उच्च स्तर का नहीं था। लेकिन अंतिम दिनों में कोई भी जन से शक्तिशाली नहीं होता। अगर तांगिया को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो वह भविष्य में उन लोगों से कम मददगार साबित नहीं होगी जिन्हें नायिका बनने का सौभाग्य प्राप्त है। शायद इसका चमत्कारिक प्रभाव हो। एहम, लड़ाई बहुत थका देने वाली रही है। आप लोग यहीं रुकिए, वू लेई और ली शुन मेरे पीछे आएंगे। जियांग यांग ने वू लेई और ली शुन को पीछे आने का संकेत दिया।
फिलहाल इस मामले का निपटारा हो चुका है और अब वह पुलिस स्टेशन जाएगा। आखिरकार वहां एक महिला और एक ऐसी चीज थी जो मुझे पसंद आई। इस समय पुलिस स्टेशन में चेन के अपने हाथों में दस्तानों से खेल रहा था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मोली एक कोने में बैठा था, उसके दिमाग में पैसे बिखेरने वाले लड़के और जियांग यांग और ये फैन के बीच लड़ाई के दृश्य गूंज रहे थे। क्या मानव शरीर वास्तव में ऐसा कर सकता है? मोली अपनी खोज और शोध की जिज्ञासा को रोक नहीं सकी, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि जियांग यांग कुछ अनियंत्रित कर बैठेगा। जैसे ही वह ऊपर देखने वाला था, उसने देखा कि जियांग यांग पुलिस स्टेशन के बाहर खुश चेहरे के साथ उसकी ओर देख रही है। क्या टीचर वो मुझे देख रहे हैं? अभी मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? जियांग यांग खुद ही पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और सीधे मोली के पास पहुंचा। क्योंकि उन दोनों के बीच पहले कुछ अप्रिय घटनाएं घट चुकी थी, इसलिए जियांग यांग यह भी जानता था कि वह उस छवि को फिर से बहाल नहीं कर सकता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियांग यांग के पास अभी भी साधन है। जब मोली ने जियांग यांग को देखा तो वह अनजाने में ही सहम गया और बगल में खड़े चेनके की ओर देखा। चेनके ने महिला की आश्रित निगाहों को महसूस किया और हिम्मत जुटाकर जियांग यांग के पास आया। मैं यहाँ का बॉस हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चेनके ने कुछ ऐसा कहा जो उसे सख्त लगा, लेकिन जियांग यांग ने उपहास किया, पुलिस स्टेशन में मौजूद अन्य लोगों की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा और कहा, क्या बॉस है? मैं अपने नीचे काम करने वालों को मरने देकर ऐसा नहीं कर सकता, झुक जाओ। ये शब्द मुंह से निकलते ही चेनके अपना चेहरा छिपा नहीं सका। वह तुरंत शर्म से लाल हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं सका और अंत में केवल दबी हुई आवाज में ही बोल पाया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लड़ाई खत्म हो गई है और हमारा सहयोग भी समाप्त हो गया है। सहयोग की बात सुनकर जियांग यांग को हल्की हंसी आ गई। अगर ये फैन प्रकट न हुआ होता तो दोनों पक्ष शायद मिलकर राक्षसों से लड़ते, लेकिन ये फैन के प्रकट होने के बाद उनके बीच कोई सहयोग नहीं रहा और वे एक दूसरे के गुलाम बन गए। हमने दिन भर उस पैसे बिखेरने वाले लड़के से लड़ाई की, क्या हमें अपनी कुछ चीजें उसे दे देनी चाहिए? चेनके ने अपने दस्तानों को देखा। हालांकि उसे इनका इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन वह जानता था कि ये जरूर काम की चीजें होंगी। हालांकि उन्होंने पैसे बांटने वाले लड़के को पीट पीट कर मार नहीं डाला, लेकिन उन्हें पूरा सेट हासिल करने में काफी समय लग गया, जिससे चेनके थोड़ा असंतुलित हो गया। उसने देखा कि जियांग यांग को वह थैला मिल गया जिसमें धन बांटने वाले लड़के ने अपना खजाना छिपा रखा था। तुम्हें वो थैला मिल गया, उसमें बहुत सारे खजाने हैं, है ना? चेनके ने कुछ देर सोचा, बैग के आकार के बारे में सोचा और अंत में अपनी 5 उंगलियां फैला दी। हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस 5 अनमोल वस्तुएं। 5? तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाते? चेनके के बड़े बड़े दावे देखकर जियांग यांग दंग रह गई। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 5 ही प्रॉप्स हैं। क्या इस खिलाड़ी को अच्छा माना जा सकता है? चेनके, क्या आप जानते हैं कि समसामयिक मामलों की जानकारी रखने वाले सज्जन होने का क्या अर्थ होता है? जियांग यांग के शरीर से एक आभा निकल रही थी और चेनके ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर तुरंत अकड़ने लगा है। मेरी राय में आज आप हीरो बनने के योग्य हैं। जियांग यांग ने कोने में खड़ी चेनके के हाथ और मोली की ओर देखा। हनी, मेरे पास सिर्फ 5 टुकड़े हैं, लेकिन मैं टीचमो के बदले 2 टुकड़े देने को तैयार हूँ। जियांग यांग ने अपने बड़े सफेद दांत दिखाए और बोलते समय उसने मोली की ओर स्पष्ट रूप से मुस्कुराया, जिससे मोली का चेहरा डर से पीला पड़ गया। आपको यह जानना चाहिए कि अब एक नया युग है और ये खजाने बहुत महत्व रखते हैं। 2 वस्तुओं के बदले एक महिला का आदान प्रदान करना वास्तव में एक फायदे का सौदा है। दरअसल जिस मूल उपन्यास को जियांग यांग ने पढ़ा है, उसमें 2 सहायक वस्तुओं का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, 2 उबले हुए बंस के बदले एक महिला का आदान प्रदान किया जा सकता है और वह एक खूबसूरत महिला होती है। लेकिन अब जबकि प्रलय की शुरुआत केवल 2 दिन पहले ही हुई है, इसलिए चेनके के लिए जियांग यांग की राय को स्वीकार करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। असंभव? हमारे सहयोग को मत भूलिए, आपको अपने हाथ में मौजूद कुछ सामान हमें देना चाहिए। चेनके मोली के सामने बिना हिले डुले खड़ा था। उसका शरीर पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जियांग यांग पहले ही उसके रथ पर नियंत्रण कर चुका था। सहयोग और सहयोग? क्या तुम्हारे सभी लोग मर चुके हैं? क्या मेरे बॉस ने उस राक्षस को नहीं मारा था? ली शुन ने यह कहा। जियांग यांग के खास आदमी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से चेनके के इस व्यवहार से परिचित नहीं था। वो लेई ने भौहें चढ़ाई। उसे लोगों को गाली देना उतना नहीं आता था जितना ली शुन ने कहा था, लेकिन फिर भी वह एक कदम आगे बढ़ा और चेनके से चिपक गया। अगर संभव होता तो वह बिना किसी झिझक के गोली चला देता, भले ही दूसरे उस पर बंदूक तान देते। उन तीनों के प्रभाव ने पुलिस स्टेशन में मौजूद हर किसी को अभिभूत कर दिया है। जियांग यांग की आंखें ठंडी थी। यह चेनके वास्तव में हीरो बनना नहीं चाहता था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें तथा नेक्स्ट नॉवल के लिए किस टाइप का चाहिए जरूर बताएं।